हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे रहता है रिस्पायरेशन में। तो रिस्पिरेशन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पाथवे को हम डिस्कस करेंगे आज, और ये सबसे पहला पाथवे है ग्लाइकोलिसिस। तो आज हम वीडियो में ग्लाइकोलिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। नाउ वी स्टार्ट अबाउट ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस इज़ नोन एज ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके जो साइंटिस्ट हैं, तीन बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पाथवे को डिस्कवर करा था। दैट इज़ ई स्टैंड्स फॉर एम्डन, मेयरहोफ एंड पार्नस। एम्डन, मेयरहोफ, पार्नस, इन्हीं के नाम पे इनके इनिशियल लेटर्स हैं ईएमपी। तो ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है glycolysis is the metabolic pathway that convert glucose into pyruvic acid। तो ग्लाइकोलिसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है। इस रिएक्शन में होता क्या है, इस पाथवे में, पूरे पाथवे में ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट होता रहेगा पायरुविक एसिड में। और जनरली इसमें क्या होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है जो कन्वर्ट होगा 2 पायरुविक एसिड में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में, लेकिन कितने ग्लूकोज कितने पायरुविक एसिड बनाते हैं? एक ग्लूकोज बनाएगा 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स। थर्ड पॉइंट है द फ्री एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। मतलब ये जो पूरा ग्लाइकोलिसिस पाथवे होता है, ये एक तरह का मेटाबॉलिक पाथवे है। यहाँ पे जो फ्री एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है, और रिलीज़ होकर वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जनरेट करती है। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और फर्दर आगे चल के अगर हमको ऑक्सीडाइज कर दें तो इनसे बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आप सबको पता है, इसको बोलते हैं एटीपी। हमारे शरीर में जो भी एनर्जी फ्लो होती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये हमारी बॉडी की करेंसी है, एनर्जी करेंसी है एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा जो मॉलिक्यूल है दैट इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NAD, NAD, दैट इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। ATP भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है और NAD हमारा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे एक चीज़ जो याद रखना है, एक हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज़ NADP। तो ये जो NADP होता है, यहाँ पे P है, तो याद रखना NADP हमने जो पढ़ा था फोटोसिंथेसिस जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि वहाँ पे NADP प्रोड्यूस होता है, लेकिन रिस्पिरेशन के दौरान NADP नहीं बनता, रिस्पिरेशन के दौरान बनता है NAD। तो ये इंपॉर्टेंट मेजर डिफरेंस है फोटोसिंथेसिस में और यहाँ रिस्पिरेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लाइकोलिसिस इज अ सीक्वेंस ऑफ 10 रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। इसमें टोटल 10 रिएक्शंस होते हैं। यू कैन से सिंपली 10 स्टेप की रिएक्शन होगी ग्लाइकोलिसिस की। इनके जो 10 स्टेप हैं इसको हम आगे डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में समझने के लिए, ठीक है। और ये बेसिकली पूरा का पूरा रिएक्शन जो है ये एंजाइम्स के थ्रू कंट्रोल होता है। और आप याद रख लो कि इसके टोटल 10 स्टेप में टोटल आपको 10 एंजाइम्स भी लर्न करने हैं, यानी हर एक स्टेप यहाँ पे जो है एंजाइम्स के थ्रू कोऑर्डिनेट हो रखा है। लास्ट पॉइंट है द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ग्लाइकोलिसिस की जो पाथवे है वो सेल के कौन से पार्ट में होती है। इट अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे होता है ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? साइटोप्लाज्म में ही क्यों होता है? बिकॉज अभी हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस के टोटल 10 स्टेप होते हैं और हर एक स्टेप में एंजाइम यूज़ होते हैं। और ये एंजाइम कहाँ उपस्थित होते हैं? ये सारे के सारे 10 ही एंजाइम प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। दैट इज़ वाई ये हमारा जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे ये हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। ये जो स्टार्टिंग में फिगर बनाई है इसमें जो आप येलो कलर का पोर्शन देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये तो पूरा सेल है, ये सेल में आप ब्लू कलर का देख रहे हैं दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हमको डील नहीं करना है। ये ऑरेंज कलर में भी राइबोसोम या गोल्जी बॉडीज़, ठीक है। ये भी कोई सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये जो खाली वैकेंट स्पेस आप देख रहे हैं, जो खाली वैकेंट स्पेस है, ये येलो कलर का जो स्पेस है, ये खाली स्पेस जो आप देख रहे हैं दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ साइटोप्लाज्म। ये खाली
येलोइश कलर का जो स्पेस है दैट इज रिफर्ड एज साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में ही सारे एंजाइम्स, वो 10 के 10 एंजाइम प्रेजेंट हैं जो ग्लाइकोलिसिस को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यही रीज़न है, यही कारण है जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है, आपको साइट पता होना चाहिए कौन सी साइट में होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो लास्ट हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, तो हमने डिस्कस करा कि जो ग्लाइकोलिसिस होती है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, बिकॉज सारे के सारे एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अभी हम 10 के 10 स्टेप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कोई ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ना ही ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। और इसके अलावा कोई गैस, ऑक्सीजन नहीं, इवन जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे नो ऑक्सीजन एज वेल एज नो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस और यूज्ड। इस पूरे 10 स्टेप में ना ही कार्बन डाइऑक्साइड, ना ही CO2 बन रही है, ना ये यूज़ हो रही है। तो ये स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ग्लाइकोलिसिस के, ठीक है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स, ठीक है। तो ये हैं ये टोटल 10 स्टेप्स ग्लाइकोलिसिस के, और यहाँ पे टोटल 10 एंजाइम्स भी इन्वॉल्व हैं। तो इसको हम सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे, अपने समझने के लिए हम इसको 2 स्टेप्स में बांट लेते हैं, स्टेप यानी फेज़ 1 एंड फेज़ 2, ओके। तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्वेश्चन जो याद रखने वाला है, ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है। ग्लाइकोलिसिस जो साइकिल होती है, इसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। और ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस की, कौन से पार्ट में अकर हो रहा है, इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इतने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था ग्लाइकोलिसिस के बारे में कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस साइकिल के इम्पॉर्टेंट 10 स्टेप। तो हमने 2 फेजेस में बांट रखा है इसको। पहला हमारा है जो फेज़ 1 है, उसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन फेज़। सेकंड फेज़ जो है उसको बोलते हैं पे ऑफ फेज़, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट फेज़ हो गई प्रिपरेशन फेज़ या प्रिपरेटरी फेज़, और सेकंड फेज़ हमारी है पे ऑफ फेज़, ठीक है। इसके अलावा इसके जो फेज़ हैं इनके कई और नाम हैं। जैसे पहली फेज़ जो है प्रिपरेटरी फेज़ है। इस फेज़ में आप देखेंगे कि जो एनर्जी होती है वो कंज्यूम है। हमारी एनर्जी जो होती है वो क्या है, ATP जो है इस स्टेप 1 में यानी फेज़ 1 में जो ATP वो कंज्यूम हो रही है, इस कारण हम इसको बोलते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप। यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो इसको हमने एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप बोला है। और एनर्जी कंज्यूम होने के कारण ये जो स्टेप, ये वाली जो फेज़ 1 की रिएक्शंस हैं जनरली क्या होती है, एंडोथर्मिक इन नेचर, एंडोथर्मिक नेचर की होती है। यानी यहाँ से जो हमारी एनर्जी है वो कंज्यूम हो रही है, दैट इज़ वाई इसको एंडोथर्मिक नाम दिया है। बात करें अपनी सेकंड फेज़ पे ऑफ के बारे में, तो पे ऑफ फेज़ में क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी वो जनरेट हो रही है। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा ATP बन रहा है। पहले में हमारे ATP यूज़ हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे ATP जनरेट होंगे, इसलिए हम सेकंड फेज़ यानी पे ऑफ फेज़ को नाम दिया है एनर्जी जनरेटिंग स्टेप। और यहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रही है, बाहर की तरफ एनर्जी निकल रही है, तो दैट इज़ वाई इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। द फर्स्ट फेज इज रिफर्ड एज एंडोथर्मिक, वेयर एज सेकेंड फेज रिफर्ड एज एक्सोथर्मिक। अब डिस्कस करेंगे हम स्टेप्स। तो 10 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेप है, ठीक है, होप सो इट इज़ क्लियर टू यू। पहला जो स्टेप है प्रिपरेशन फेज़ का, यहाँ पे क्या होता है कि जो एंजाइम है फर्स्ट फेज़ में जो ग्लूकोज था दैट विल बी कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अब ग्लूकोज में 6-फॉस्फेट लगाने हैं तो फॉस्फेट आएंगे कहाँ से, ATP के पास फॉस्फेट हैं, तो यहाँ पे एक हमारी ATP खर्च हो जाती है। 1 ATP इज यूज इन दिस स्टेप, ओके। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाने के लिए हमको 1 ATP लगाना पड़ा और 1 ATP लगा के हमको ADP मिल गया, ठीक है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला ही स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इस स्टेप की खासियत ये है क्योंकि यहाँ पे हमारी 1 ATP यूज़ हुई है। एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं कि पहली जो फेज़ होती है ग्लाइकोलिसिस की, प्रिपरेशन फेज़ की, उसमें कौन कौन से स्टेप्स में ATP का यूज़ हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है मैंने आपको बताया था, यहाँ पे टोटल 10 एंजाइम्स भी याद रखना, और ये सारी की सारी रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है परफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पहला एंजाइम आ जाता है हेक्सोकाइनेज। नाउ इस एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेज क्यों पड़ा है, ये बहुत सिंपल है। देखो ग्लूकोज जो है 6
6 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, 6 कार्बन की शुगर है, 6 कार्बन की शुगर को बोलते हैं हेक्सो, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इसका नाम पड़ा हेक्सोकाइनेज। ओके, पहला स्टेप सबको क्लियर है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना और एटीपी खर्च हो जाना। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल बी कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, ग्लूकोज का फ्रक्टोज हुआ है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को तो आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चर तो अलग है, सॉरी इसका फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आपने देखा होगा इसके फॉर्मूले एक ही होते हैं, बस स्ट्रक्चर अलग है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है, बट ओवरऑल इनका जो वो होता है फॉर्मूला लिखने का तो तरीका होता है, फॉर्मूला इनका सेम होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज़ फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज, यहाँ पे आइसोमरेज एंजाइम है। और ये स्टेप बिल्कुल एनर्जी इसको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हमारी कोई एटीपी खर्च नहीं हुई है। पहले स्टेप में हमारी एक एटीपी यूज़ हो गई थी। नाउ मूव फॉरवर्ड, आगे क्या हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। पहले तो खाली 6 पोजीशन पे फॉस्फेट था, अब क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में फ्रक्टोज की जो फर्स्ट और 6 पोजीशन है वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, यानी फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला है वहाँ पे उसमें फर्स्ट वाला कार्बन और 6th वाले पोजीशन पे में एक फॉस्फेट अटैच हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे कितने फॉस्फेट हो गए, बिस फॉस्फेट, यानी 2 फॉस्फेट आ गए हैं। अगेन फॉस्फेट आ गए हैं तो हमारे फॉस्फेट कहाँ से आएंगे, अगेन एटीपी आएगा और फॉस्फेट दे के जाएगा। तो इस स्टेप में भी, ये स्टेप 3rd है, रिमेंबर दैट फर्स्ट स्टेप बहुत स्पेशल है क्योंकि एक एटीपी यूज़ हो रही है। 3rd स्टेप स्पेशल है बिकॉज यहाँ पे भी एक एटीपी यूज़ हो गया क्योंकि फॉस्फेट बनाना था। और एंजाइम हमारा यहाँ पे है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। नेक्स्ट स्टेप आता है 4th स्टेप। यहाँ पे क्या होगा, ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 चीज़ों में, ये कन्वर्ट होगा 2 चीज़ों में। ओके, यहाँ पे हमारी पहली चीज़ जो बनेगी, एक हमारा एल्डिहाइड बनता है, एक हमारा कीटोन बनेगा। ये जो पहला कंपाउंड है ये हमारा एल्डिहाइड है, दैट इज एल्डिहाइड। नीचे जो वाला जो कंपाउंड है दिस इज कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड आपको पता होगा जिसमें क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड O और H, ये वाला फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये वाला हमारा एल्डिहाइड होता है। कीटोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन में कार्बन के संग डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो जो एल्डिहाइड और कीटोन है इसमें मेन हमारा एल्डिहाइड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एल्डोलेज एंजाइम होता है इसकी प्रेजेंस में ये बन रहा है। और एल्डोलेज एंजाइम क्या होता है, एल्डोलेज, एल्डो यानी एल्डिहाइड से रिलेटेड है। तो ये एल्डोलेज एंजाइम जो है ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन ज़्यादा करेगा, यानी कीटोन भी बनेगा पर अल्टीमेटली कि जो कीटोन होगा ये भी हमारा एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और एल्डिहाइड का नाम है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ये हमारा था। और नेक्स्ट स्टेप जो इसके बाद आएगा, इसके बाद 5th स्टेप आता है जो कि हमारा नेक्स्ट फेज़ में काउंट होता है। तो ये 4 स्टेप थे जो कि हमारी प्रिपरेटरी फेज़ में इंक्लूड होते हैं। तो प्रिपरेटरी फेज़ में आपको जो मेन स्टेप्स याद रखने हैं वो नंबर 1 जहाँ पे एटीपी यूज़ हो रही है एंड नंबर 3 जहाँ पे एटीपी यूज़ हुई है। तो नंबर 1 और 3rd स्टेप हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 4th स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ बनी है, एक एल्डिहाइड और कीटोन, पर मेनली जो कीटोन है वो भी हमारा एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो हमें नेक्स्ट पे ऑफ फेज़ के बारे में डिस्कस करना है वो एल्डिहाइड से शुरू होगी। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट फेज़ आ चुकी है, स्टेप नंबर 5th, पे ऑफ फेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पे ऑफ फेज़ में क्या होता कि हमारे से पहले जो हमारा कीटोन था वो भी हमारा एल्डिहाइड में चेंज हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, पे ऑफ में जो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था इसमें नेक्स्ट हमारा एक NAD पॉजिटिव और 2 PI आके एक्ट करेंगे और हमारा कन्वर्ट हो जाएगा NADH और H+ में। ठीक है, NADP मत कर देना, ये NADP ये फोटोसिंथेसिस में था, यहाँ पे नहीं आएगा काम, यहाँ पे सिर्फ NADH है। रेस्पिरेशन में सिर्फ NADH याद रखना है, P फोटोसिंथेसिस में था। तो यहाँ पे ये जो 6th स्टेप था ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप्स का आगे यहाँ ये स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक NADH बन गया है। ठीक है, ये NADH हमारा इंपॉर्टेंट है। ये NADH अभी हम आगे पढ़ेंगे, ETS साइकिल पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला जो स्टेप्स पढ़ेंगे, ये NADH वहाँ पे काम आएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है ये स्टेप मान लें, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो ग्लाइकोलिसिस है वहाँ पे NADH प्रोड्यूस होता है और NADH एक तरह का हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। ये हाई एनर्जी सब्सटेंसेस में बहुत सारी एनर्जी है जो भी आगे चल के रिलीज़ होगी। इसके बाद नेक्स्ट 7th स्टेप में क्या होता है कि ये जो
अब ये जो एल्डिहाइड था ये कन्वर्ट किस में हो गया, ये कन्वर्ट हुआ है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। इसके बाद फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में ये बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ एडीपी। अब ये भी स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 2 एडीपी यूज़ होके हमारे 2 एटीपी तैयार हो गए। प्रिपरेटरी फेज जो था उसमें हमारे फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में एटीपी खर्च हो गई थी, यहाँ पे हमारी एनर्जी फिर से वापस आ गई, एनर्जी जनरेट हो गई, तभी इसको नाम है एनर्जी जनरेटिंग स्टेप। इसके बाद का जो स्टेप उसमें क्या होता है, 8th स्टेप में जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट था ये अब एक फॉस्फेट कम हो जाएगा तो बचेगा 2, ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये ब्रैकेट में जो 2 लिखा है इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स, ये 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे इसके विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। इसके बाद 9th स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा वाटर रिलीज हुआ है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में ना ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन से स्टेप में वाटर रिलीज हुआ है, तो अभी तक हमने जितने स्टेप पढ़े हैं कहीं पे वाटर रिलीज नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में कौन कौन से स्टेप में एटीपी बन रही है, NADH बन रहा है और कहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा है, ये स्पेशल स्टेप्स होते हैं तो जो ये आपको लर्न करने होंगे, ठीक है। अब जो ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे विद द हेल्प ऑफ इनोलेज एंजाइम, और इनोलेज एंजाइम साथ में क्या करता है, यहाँ पे वाटर को बाहर निकाल देगा, ठीक है, यहाँ से पानी निकल गया। अब लास्ट स्टेप में आ गए हैं 10th स्टेप। 10th स्टेप में फाइनली हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो तैयार हो गया, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली पायरुवेट में, और यहाँ पे भी इस पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल निकल गए विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, पायरुवेट काइनेज। और ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि लास्ट स्टेप तक पहुँच रहे हैं तो अगेन हमारी एक एनर्जी भी जनरेट हो जाती है। तो ये पूरा जो स्टेप्स थे 10 के 10 स्टेप ये थे हमारे इंपॉर्टेंट ग्लाइकोलिसिस के स्टेप, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में आपको सारे स्टेप्स नहीं याद रखने, जो स्पेशल स्टेप्स हैं जहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ हो रही है, लाइक कहाँ एटीपी बन रहा है, कहाँ NADH रिलीज हुआ है, कहाँ वाटर रिलीज हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए मोटा मोटा। और 2 फेज़ में हमने इसको बांटा है, प्रिपरेटरी फेज़ में और पे ऑफ फेज़ में। प्रिपरेटरी फेज़ में क्योंकि हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है इसलिए ये एंडोथर्मिक होता है, और दूसरा पे ऑफ फेज़ में हमारी एनर्जी जनरेट हो रही है इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में काउंट होता है। इतना क्लियर है सबको, आगे देखते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यू कैन मार्क इट और यू कैन नोट इट इन योर नोटबुक। जो स्टेप 1 और 3 था वहाँ से हमारे 2 ATP खर्च हो रही है, माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि हमारी ATP लॉस हो रही है, ATP इज़ लॉस, ATP लॉस हो रहा है, यहाँ पे हमारा एनर्जी खर्च हो गया है, ठीक है। अगेन देख लेते हैं एक बार फर्स्ट और थर्ड स्टेप कहाँ पर है हमारा। फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप की बात होती है, यहाँ पे देखो हमारी 8 ATP खर्च हो गए, 1 ATP यहाँ खर्च हुई है, दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने 2 माइनस लगाया है। तो फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में हमारी ATP खर्च हो गई। इसके बाद 7th और 10th स्टेप की बात हो रही है यहाँ पे। 7th और 10th स्टेप में हमारे दोनों को मिला के 4 ATP बने। अगर हम 7th स्टेप देखें तो 7th वाले में 1 ATP बना है, 2 बने हैं, 2 ATP तैयार हुए हैं। 10th स्टेप में हमारे 2 ATP तैयार हुए हैं बनके, और 2 को प्लस करके बना 4 ATP। ओके, ये हम देख भी सकते हैं 7th और 10th स्टेप में। 7th स्टेप 10th स्टेप, 7th स्टेप में 2 ATP जनरेट हुए हैं, 10th स्टेप में 2 ATP जनरेट हुए हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से स्टेप में कितने ATP जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 7th और 10th स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। तो टोटल यहाँ पे 4 ATP ऐड हुए हैं, जनरेट हो रहे हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने पॉजिटिव का साइन लगाया। तो अगर हम बात करें नेट ATP प्रोडक्शन कितना हो, तो नेट ATP प्रोडक्शन कैलकुलेट कैसे करेंगे। नेट ATP प्रोडक्शन मतलब कि टोटल कितने ATP जनरेट हुए हैं माइनस कितने ATP हमसे लॉस हो गए। तो 4 - 2 हमने करा, द आंसर विल बी 2 ATPs। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि ग्लाइकोलिसिस में नेट ATP कितने प्रोड्यूस हुए हैं। नेट ATP कितने प्रोड्यूस हुए हैं, 2 प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। 2 खर्च हो गए थे, 4 बन गए, तो 4 - 2 सिंपल है, 2 ATP हमारे नेट प्रोड्यूस हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेट ओवरऑल इक्वेशन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की जो नेट ओवरऑल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बतानी भूल गई, पीछे चलते हैं, बैक करते हैं। ग्लाइकोलिसिस के जितने भी स्टेप है ना, अगर आप ध्यान से देखें इनके एरो को, तो ये एरो दोनों डायरेक्शन में जा रही है। एरो का जो साइन देख रहे हैं ना, ऊपर भी है नीचे भी, इसका मतलब क्या है कि ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप में एरो ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसका मतलब एक्सेप्ट लास्ट वन, लास्ट में सिर्फ एक तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस के जो सारे स्टेप्स हैं दे आर कंसिडर एज रिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस, कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल
रिएक्शन है, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे याद रखनी है, जो पायरुवेट बना है ना, क्योंकि देखो इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज़ नहीं हुई है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें याद करनी है ग्लाइकोलिसिस के बारे में, कि ग्लाइकोलिसिस का जो पूरा स्टेप है वहाँ पे कोई ऑक्सीजन यूज़ नहीं है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो रही है। यानी यहाँ पे जो ग्लूकोज से पायरुवेट बना है, ये पूरा प्रोसेस कैसा है, पार्शियली ऑक्सीडाइज प्रोसेस है। यानी ये जो पायरुवेट है ये भी कैसा है, फुल्ली कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं है, ये हमारा पार्शियली ऑक्सीडाइज है। कैसा है, पार्शियली ऑक्सीडाइज है, ठीक है। समझ गए होंगे पार्शियली ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है और क्यों को पार्शियली ऑक्सीडाइज कहा गया है, क्योंकि पूरे स्टेप में कहीं भी ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हुआ है। अब कहीं पे भी ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो रही है, तो इसीलिए ये ग्लाइकोलिसिस का पाथवे ना कॉमन है, चाहे ऑर्गेनिज्म एरोबिक है, ठीक है, जिसको ऑक्सीजन चाहिए, चाहे ऑर्गेनिज्म एनारोबिक है जिसको ऑक्सीजन नहीं भी चाहिए। ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल दोनों में होगी। हमने पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्कस करा था, जब हमने जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस करा था, हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस कोई भेदभाव नहीं करेगा, एनारोबिक में भी होगा और एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी होगा। अब यहाँ से जो ये इसकी ओवरऑल नेट रिएक्शन डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। द नेट ओवरऑल इक्वेशन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस इज, तो ग्लाइकोलिसिस की अगर नेट रिएक्शन की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूज़ होता है, सिर्फ एक ही यूज़ होता है। रिमेंबर, एक ग्लूकोज यूज़ हुआ, 2 NAD पॉजिटिव यूज़ हुए और 2 ADP यूज़ हुई। ADP कहाँ यूज़ हो रही थी, एक हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन थी जहाँ पे ATP जनरेट होती है, उस वहाँ पे ADP यूज़ हो रहे थे, और 2 PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्योंकि ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर ATP बनाता है, ठीक है। अब इन सब से जनरेट क्या हुआ, एक ग्लूकोज से जनरेट हुए हमारे 2 पायरुविक एसिड, ठीक है, और 2 NAD से जनरेट हुए 2 NADH एंड 2H पॉजिटिव, ठीक है। 2 ADP और 2 PI से मिलके जनरेट हुए हमारे 2 ATP और 2 वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज़ होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल कहाँ रिलीज़ हुआ था, अभी हमने देखा था 7th नंबर का जो स्टेप था, ठीक है, इनोलेज जहाँ पे यूज़ हुआ था वहाँ पे पानी निकल गया था, ठीक है। तो ये इसकी नेट रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं तो आप नेट रिएक्शन लिख कर भी आओगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेट रिएक्शन याद कर लो। और यहाँ पे जो नेट गेन होता है ATP को, 2 ATP नेट गेन होते हैं, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज नेट गेन ऑफ 2 ATPs एंड 2 पायरुवेट आर फॉर्म। और पायरुवेट कैसा है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं है, ये हमारा पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है, ओके। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट याद रखना है, एनर्जी जो जनरेट होती है ATP की फॉर्म में वो कैसे होती है, तो एक NADH होता है ना, 1 NADH2 विल जनरेट। अगर ये NADH का हम ऑक्सीडेशन कर दें, इसको हम कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दें, अगर एक NADH2 से कितने ATP जनरेट होते हैं, 3 ATP जनरेट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके किसी एग्जाम्स के लिए, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर एग्जाम, या फिर दूसरे किसी नीट टाइप के एग्ज़ाम्स जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी फॉर्म के एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर रहे हो, वहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक NADH2 मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करके कितने ATP जनरेट कर सकते हैं। तो एक NADH2 जनरेट कर सकता है 3 ATP, ठीक है। फिर आपसे किसी के भी पूछ सकते हैं, कितने ही मॉलिक्यूल का पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये NADH एक मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल 3 जनरेट करता है, तो उसके अगर हम डबल कर दें, 2 मॉलिक्यूल होंगे तो कितना जनरेट करेंगे, तो इसका भी डबल कर दो, यहाँ पे 2 3 just 6 ATP जनरेट कर देंगे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना, एक NADH2 जनरेट करता है हमारा 3 ATP, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो पायरुविक एसिड हमारा तैयार हुआ है, इस पायरुविक एसिड का क्या होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ओवरऑल जो रिएक्शन थी ग्लाइकोलिसिस की, जो कि एरोबिक हो या एनरोबिक हो, उसके सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर चल रही थी, और यहाँ पे बन गए हमारे एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बन गए। अब ये पायरुवेट क्या करेंगे, अब पायरुवेट की इसकी बाद से जो रिएक्शन है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग होगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एरोबिक है, उसके अंदर अलग प्रोसेस होगा और एनारोबिक के लिए अलग प्रोसेस होगा। पहले बात कर लेते हैं एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। अगर ये गया एनारोबिक के पास, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिना ऑक्सीजन सप्लाई के ज़िंदा रह लेते हैं, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर अगर ये चला गया पायरुवेट, तो ये कर देगा फर्मेंटेशन, अगर ये 2 पायरुवेट चले गए किसी एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जिनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाने के बाद ये क्या करता है, ये करेगा एरोबिक रिस्पायरेशन। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे होगा रिस्पायरेशन। ये अब दो अलग अलग रास्ते डिवाइड हो जाएंगे। ये जो पायरुवेट
ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की कहानी थी, ये तो कॉमन थी एरोबिक में भी एनरोबिक में भी, लेकिन पायरुवेट बनने की बात की कहानी एनरोबिक में अलग और एरोबिक में अलग हो जाएगी। ओके, तो उसकी बाद की जो स्टोरी है कि इसके बाद क्या होता है, दो पायरुविक एसिड किस तरह से एरोबिक और एनरोबिक में एंटर करके फर्मेंटेशन करते हैं और एरोबिक ऑर्गन्स में रेस्पिरेशन करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको समझ में आया है या नहीं आया। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।